हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स को। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, तो आइए हम शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम को समझना। तो देखिए, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम एक ऐसा समय था जिसमें गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। पैसा नहीं होता था, यानी कि पैसा नहीं आया था, मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो उस समय सिर्फ एक सोर्स था कि लोग चीज़ों को एक दूसरे से एक्सचेंज करके इस्तेमाल किया करते थे। हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए दो किसान हैं और दोनों किसानों ने, एक किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किया और एक किसान ने चावल प्रोड्यूस किया है। तो पुराने समय में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि लोग आपस में इन प्रोडक्शन को एक्सचेंज कर लेते थे और यही सिस्टम कहलाता था बार्टर सिस्टम। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इस समय में मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई चीज़ नहीं थी, यानी कि इस समय में मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। सिर्फ एक सोर्स था चीज़ों को पाने का कि एक सामान दो तो दूसरा सामान मिल जाएगा, यानी कि चीज़ों को एट द सेम टाइम सेल और परचेज करना पड़ता था। इसी इकोनॉमी को हमने एक और इकोनॉमी के नाम से जाना है, सीसी इकोनॉमी। सी मतलब कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी भी हमने इसी को कहा है। तो सीसी इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसी को हम किस नाम से डोमिनेट करते हैं? सीसी इकोनॉमी के नाम से भी डोमिनेट करते हैं। अब अगर हम बात करें सीसी इकोनॉमी की, तो इसमें भी कॉमोडिटी को कॉमोडिटी से एक्सचेंज किया जाता था। देखिए, एक्चुअली बार्टर सिस्टम में मेन क्या होता था कि हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए, चाहे वो सर्विसेज हो या गुड्स हो, वहाँ हमें चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए अपने साथ एक व्यक्ति चाहिए था जो एक्सचेंज करने के लिए तैयार होता था। एग्जाम्पल के तौर पर, आज अगर हमें किसी डॉक्टर के पास जाना, वहाँ से मेडिसिन लेनी है, तो मेडिसिन के बदले में हम वहाँ चार्जेस पे करते हैं इन फॉर्म ऑफ मनी, क्योंकि आज हमारे पास पैसा है। बट बार्टर सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं था। तो अगर उस समय में किसी की तबीयत भी खराब होती थी तो वैद्य घर पर आते थे, तो उन वैद्य को पैसा नहीं दिया जाता था क्योंकि पैसा था नहीं। तो ऐसे समय में कॉमोडिटीज़ देकर हम उनकी सर्विस का पे किया करते थे। नाउ अब आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा समय है, पैसा नहीं था, चीज़ों को लेना बड़ा आसान था, कुछ भी सामान दो और कुछ भी ले आओ, तो दैट वाज वेरी इजी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिस्टम बहुत अलग था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इस सिस्टम में बहुत सारी समस्याएं थी। देखिए, हम बात करते हैं बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स की कि क्या क्या प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में थी। तो पहली जो प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, कई बार एग्जाम में आती है। द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब ये क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम की। पहले इसको पढ़ते हैं फिर समझते हैं। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। ये बार्टर सिस्टम की मेन प्रॉब्लम थी। इट मीन्स दैट टू पर्सन्स मस्ट बी रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स विद ईच अदर। इसका मतलब था कि दो लोग एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होने चाहिए, एंड इन ईच पर्सन मस्ट हैव द गुड दैट अदर वांट्स। और हर व्यक्ति के पास वो वस्तु होनी चाहिए जो दूसरा व्यक्ति चाहता है। एग्जाम्पल दिया गया है, अ पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज व्हीट फॉर राइस। एक व्यक्ति व्हीट को राइस से बदलना चाहता है। ही हैज टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स टू एक्सचेंज राइस फॉर व्हीट। तो इसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास राइस हो और जो व्हीट लेना चाहता हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक गाँव है जहाँ गाँव में 10 किसान हैं, फार्मर हैं, और एक किसान ने गेहूं प्रोड्यूस किए हैं। नाउ जिसने गेहूं प्रोड्यूस किए हैं, वो गेहूं प्रोड्यूस करने के बाद ये गेहूं देकर बदले में चावल लेना चाहता है। तो अब इसके सामने देखो क्या समस्या थी। आसान काम लग रहा है लेकिन होता नहीं था, क्योंकि इस व्यक्ति को जो बाकी किसान थे जिन्होंने प्रोडक्शन किया है, उनमें से उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसके पास चावल है, क्योंकि ये गेहूं देना चाहता है लेकिन इसे चावल की जरूरत है, तो ये गेहूं देकर चावल लेना चाहता है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि इसे उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जिसने चावल को प्रोड्यूस किया है। और अगर मान लीजिए गांव में 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने चावल प्रोड्यूस किया है, तो इसे उस व्यक्ति को भी ढूंढना पड़ता था उन 3 में से जिसे चावल को देना है और गेहूं को लेना है। केवल तभी कोइंसिडेंस मैच होगी, वरना नहीं होगी। यानी कि एक बात बहुत साफ साफ है, एक व्यक्ति जिसने गेहूं प्रोड्यूस किया है, उसे गेहूं के बदले में चावल लेने हैं, तो पहले तो उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो चावल प्रोड्यूस कर रहा है।
और फिर उनमें से उसे ढूंढना पड़ेगा जो चावल देना चाहता है और गेहूं लेना चाहता है। और जब तक ये व्यक्ति नहीं मिलेगा तब तक डबल कोइंसिडेंस मैच नहीं होती। और कभी कभी तो इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों को बिना एक्सचेंज के ही रहना पड़ जाता था। मान लीजिए जिसने ये गेहूं प्रोड्यूस किए हैं उसे चावल प्रोड्यूस करने वाले तो मिल गए, लेकिन कोई भी चावल प्रोड्यूस करने वाला गेहूं नहीं लेना चाहता, तो ये व्यक्ति गेहूं एक्सचेंज नहीं कर पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यानी कि सेल और परचेज का एक्ट एट द सेम टाइम परफॉर्म होना था, जिसके लिए उस व्यक्ति को ढूंढना बहुत जरूरी था जो इस एक्ट में दूसरे व्यक्ति की मदद करता हो, लेकिन ये आसान नहीं था। आज आपको कुछ भी चाहिए, आपको गेहूं खरीदने पैसे लीजिए और गेहूं ले आइए, चावल ले आइए, लेकिन उस समय ये आसान नहीं था। उस समय तो आइडेंटिफाई करना पड़ता था उन लोगों को जो हमारे साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हों। अब ये बात मैं आपसे आपके लेवल से जज कराता हूं कि ये प्रॉब्लम आखिरकार कैसे थी। मान लीजिए आप हैं और आपने अपने घर पर एक बुक बनाई और आप इस बुक को देकर, मान लीजिए इकोनॉमिक्स की किताब है और आप इकोनॉमिक्स की किताब देकर अकाउंट की किताब लेना चाहते हैं, पैसा नहीं है, आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ऐसे समय में आपको अपने दोस्तों में से उसको ढूंढना पड़ेगा जिसके पास अकाउंट की बुक हो, क्योंकि आपको तो अकाउंट की बुक की जरूरत है ना, आपके पास तो इकोनॉमिक्स की किताब। और जब आप उस व्यक्ति को ढूंढ लेंगे जिसके पास अकाउंट की किताब है, तो आपको यह भी तो मालूम करना पड़ेगा ना कि उसको इकोनॉमिक्स की किताब की जरूरत है नहीं है। मान लीजिए उसके पास अकाउंट की किताब तो है बट उसे इकोनॉमिक्स की किताब नहीं चाहिए, तो क्या आप एक्सचेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डबल कोइंसिडेंस मैच नहीं हो रही है। डबल कोइंसिडेंस तभी मैच होगी जब आप इकोनॉमिक्स की बुक एक्सचेंज करें अकाउंट वाले व्यक्ति से और अकाउंट वाला व्यक्ति आपकी बुक एक्सचेंज करे अकाउंट की बुक से, तो डबल कोइंसिडेंस मैच होगा, वरना नहीं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और यही एग्जाम्पल में यही बात लिखी हुई है। अ पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज व्हीट फॉर राइस। एक व्यक्ति व्हीट को राइस से एक्सचेंज करना चाहता है, तो उसे एक व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो राइस को व्हीट से एक्सचेंज करना चाहता हो। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि डबल कोइंसिडेंस का मैच होना इतना आसान नहीं था और इसी समय को कहा गया प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक, नाउ तो हम चलते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर। द सेकंड प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। तो पहले इसको पढ़ते हैं। In barter system, there was no common unit of value that could measure the value of goods and services. Barter system में कुछ भी ऐसा नहीं था जो goods and services की वैल्यू को मेजर कर सके। So it was very difficult to measure the value of goods in terms of another goods. तो एक गुड की दूसरे गुड्स के बदले में क्या वैल्यू होगी ये आइडेंटिफाई करना, इसको मेजर करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले हम एग्जांपल को पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं। पर्सन वांट्स टू एक्सचेंज व्हीट फॉर राइस। एक व्यक्ति गेहूं से चावल को बदलना चाहता है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ व्हीट इन टर्म्स ऑफ राइस। लेकिन बहुत मुश्किल था ये मेजरमेंट कर पाना कि कितने व्हीट, कितने चावल के बदले में कितने गेहूं एक्सचेंज होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज हमारे पास पैसा है, हमें पता है शुगर 40 रुपये केजी है, हमें पता है चावल 60 रुपये केजी है, तो हम पैसे देते हैं और सामान ले आते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस समय में पैसा था ही नहीं तो कैसे मेजरमेंट करेंगे कि कितने गेहूं के बदले में कितने चावल मिलेंगे। मैं एक बोरी गेहूं ले जा रहा हूं, उसके बदले में मुझे कितने चावल मिलेंगे, इसका तो कोई मेजरमेंट ही नहीं था। यानी कि बिल्कुल भी आसान नहीं था एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलना। एग्जाम्पल हमने लिया है, मैंने आपको कहा था आपने इकोनॉमिक्स की बुक प्रोड्यूस किया, आपकी खुद की इकोनॉमिक्स की बुक है, आप उसको बदलकर अकाउंट की बुक लाना चाहते हैं। लेकिन अगर अकाउंट्स वाला व्यक्ति ये कहे कि भैया मेरी अकाउंट्स की किताब तो तुम्हारी इकोनॉमिक्स की 3 किताब के बराबर है, तो क्या करोगे? क्या मेजरमेंट हो पाएगा? आज तो बुक पर प्रिंट लिखा होता है इतने रुपए का है, बट उस समय ऐसा नहीं था। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी वैल्यू क्या हो, वैल्यू को मेजर करना आसान नहीं था और इसी वजह से लोगों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता था। और इसी को कहा गया द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं था जिसे देकर इजीली चीजों को एक्सचेंज किया जा सके। और कमोडिटी की, गुड्स की वैल्यू को मेजर करने की प्रॉब्लम वहां हमेशा बनी रहती थी, जिसकी वजह से कभी
कम सामान के बदले में ज़्यादा पे करना पड़ता था, ज़्यादा कमोडिटी को देना पड़ता था, तो कभी कभी बिना एक्सचेंज के ही जीवन जीना पड़ता था। दैट वाज प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। नाउ हम मूव करते हैं थर्ड डिफिकल्टी, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। पहले पढ़ते हैं। इन बार्टर सिस्टम फ्यूचर पेमेंट्स, जिसको हम कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट कहते हैं, वाज नॉट पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, बिकॉज देयर वाज नो सेटिस्फैक्ट्री यूनिट, क्योंकि कुछ भी ऐसा सेटिस्फैक्ट्री नहीं था दैट कुड बी पेड, जिसे हम पे कर सके या जिसको एक्सेप्ट किया जा सकता हो फ्यूचर के लिए। यानी कि फ्यूचर पेमेंट कुड नॉट बी मेड इन टर्म्स ऑफ गुड्स। भाई फ्यूचर पेमेंट गुड्स के बदले में तो नहीं किया जा सकता, एज इट माइट लीड टू डिसएग्रीमेंट, ये डिसएग्रीमेंट का कारण हो सकता है। अब हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे यहां कोई व्यक्ति काम कर रहा है, वो 1 महीने काम करना चाहता है, 1 साल काम करना चाहता है। अब वो 1 महीने काम करना चाहता है और हमारे पास फलों का बागान है, फ्रूट्स बेचते हैं। तो अगर उस 1 महीने की सैलरी के बदले में उसको फ्रूट्स दे, तो फ्रूट्स कितने दिन चला पाएगा? 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन? क्या वो पूरा 1 महीना फ्रूट्स के बदले में काट सकता है? नहीं। यानी कि क्या हम किसी भी व्यक्ति को उसके काम के बदले में फ्यूचर पेमेंट के टर्म्स में फ्रूट्स या गुड्स दे सकते हैं जो लॉन्ग टर्म चल सके? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 2 रीजन थे। पहला, जो कमोडिटी हम दे रहे थे, जो हम पे कर रहे थे, वो कामयाब नहीं थी। मैंने जो कुछ पे किया उसकी लाइफ कम थी। दूसरा, जो व्यक्ति एक्सेप्ट कर रहा था उसको भी प्रॉब्लम आती थी। मैं मैंगो बेचता हूं, मान लीजिए मेरे पास आम का एक बाग है और मैं आम दे रहा हूं, तो अपने यहां काम करने वाले लोगों को मैं उनकी सर्विस के बदले में सिर्फ वो चीज दे सकता हूं जो मेरे पास है, दैट आई हैव इन टर्म्स ऑफ मैंगोज। बट पहली प्रॉब्लम, इनको लॉन्ग टर्म रखा नहीं जा सकता। कितने दिन रख पाएंगे? खराब हो जाएंगे, तो उसके लिए तो काम करना बेकार रहा। और दूसरी प्रॉब्लम, अगर उसे इसकी जरूरत ही ना हो तो क्या पेमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्पल मैं आपसे लेता हूं। मान लीजिए आपने किसी का कोई काम करने के लिए काम लिया और उसके बदले में आपका अमाउंट फिक्स हो गया। आपने कहा भाई ये वर्क आपका हो जाएगा या मैं ये काम आपका कर दूंगा और इसमें जो है आपका 5,000 का खर्चा आएगा। उसने पेमेंट दिया, आपने रख लिया, कितने भी समय रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर पेमेंट ना हो और वो कहे भैया काम कर दो और इस काम के बदले में मैं तो जो है तुम्हें ये मेरे पास तो ये सब्जी है, मैं सब्जी दे सकता हूँ तुम्हें, तो क्या एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। क्यों? 2 रीजंस हैं। पहला, जो गुड्स मिल रहा है उसकी लाइफ कितनी है, और दूसरा, क्या पता तुम्हें उसकी जरूरत ना हो। तो ऐसे में चीजों को एक्सेप्ट करना आसान नहीं था, इसलिए फ्यूचर पेमेंट यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट भी आसान नहीं था। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू को स्टोर करने में, यानी कि अगर हम बात करें तो चीजों को स्टोर करने की बहुत प्रॉब्लम आती थी। ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम स्टोरेज ऑफ गुड्स वाज नॉट पॉसिबल। बार्टर सिस्टम में गुड्स को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गुड्स वर पेरिशेबल, क्योंकि ज्यादातर गुड्स पेरिशेबल थी, बहुत तेजी से खराब होने वाली, एंड कुड नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, लंबे समय तक तो स्टोर नहीं की जा सकती थी। दीज गुड्स रिक्वायर्ड मोर स्पेस टू स्टोर, और इन गुड्स को स्टोर करने के लिए बहुत स्पेस की जरूरत होती थी। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। फर्स्ट, आपके पास पैसा है, आप उसे कितने भी समय के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो पेरिशेबल नहीं है, खराब नहीं होता, स्टोर किया जा सकता है। लेकिन क्या आप गुड्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 50,000 के गेहूं लिए, मान लीजिए 50,000 में 100 बोरी गेहूं आ गए, ठीक। अब अगर मैं कहूं कि एक व्यक्ति को 50,000 रुपए दिए गए स्टोर करने के लिए और एक व्यक्ति को 50 बोरी गेहूं दिए गए हैं, तो किसका काम आसान होगा? तो डेफिनेटली जिसको 50,000 रुपए मिले हैं वो इजीली उनको स्टोर कर पाएगा। 2 रीजन। पहला, अमाउंट जो मनी है पेरिशेबल नहीं है, इसको लॉन्ग टर्म स्टोर किया जाता है। दूसरा, स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। लेकिन अगर गेहूं वाले व्यक्ति की बात की जाए, पहली बात, गेहूं की लाइफ उतनी लॉन्ग नहीं है जितनी लॉन्ग मनी की थी,
और दूसरी बात, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस क्या है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब उसके पास अगर इतना स्पेस ना हो तो वो रखेगा कहां। तो बार्टर सिस्टम में चीजों को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, जबकि आपको आपके फ्यूचर के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आपके पास सेविंग्स नहीं है, सेविंग्स इन टर्म ऑफ मनी नहीं है, तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट उस समय तो सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ मनी हो ही नहीं सकती थी, उस समय तो सेविंग्स इन टर्म्स ऑफ गुड्स ही हो सकती थी, और ये आसान नहीं था, प्रॉब्लम थी। पहला कमोडिटी की लाइफ की प्रॉब्लम, और दूसरा उसको स्टोर करने के लिए स्पेस की प्रॉब्लम। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट डिफिकल्टी समझते हैं। डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी प्रॉब्लम आती थी। ड्यूरिंग बार्टर सिस्टम ट्रांसफर ऑफ वैल्यू वाज नॉट पॉसिबल। बार्टर सिस्टम में गुड्स को ट्रांसफर करना आसान नहीं था, बिकॉज गुड्स वर नॉट इजीली पोर्टेबल। इजीली पोर्टेबल नहीं होती थी कि जेब में रखी और लेकर चले गए। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रिक्वायर्ड मोर टाइम एंड कॉस्ट। एक कमोडिटी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए बहुत टाइम लगता था और बहुत खर्चा होता था। देखिए, आज एक व्यक्ति को यहां से बाहर जाना है, मान लीजिए उसे आगरा जाना है, आगरा उसके किसी रिलेटिव की मैरिज है, और वहां वो 1 लाख रुपए देना चाहता है अपनी तरफ से। तो अगर हम बात करें 1 लाख रुपए को ले जाना, आज तो बहुत आसान है, ट्रांसफर किया जा सकता है, जेब में रखकर ले जाया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, उस समय अगर किसी व्यक्ति को आगरा, पैसे तो थे नहीं तो गुड्स ही प्रोवाइड दी जा सकती थी, तो अगर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए के बराबर गेहूं लेकर जाने हो, तो जरा सोचिए क्या होगा। पहला, उसको लेकर कैसे जाया जाए। चलो ठीक है, साधन तो नहीं होते थे, बस वगैरह नहीं थे, तो ट्रांसपोर्टेशन का इतना अच्छा सोर्स नहीं था, तो लोगों को कैसे ना कैसे कार्ट्स के द्वारा उनको ले जाना पड़ता था। चलिए मान लीजिए कि कार्ट्स भी अवेलेबल हो गए हैं और किस तरह उनमें सामान रखकर ले जाने की कोशिश की जा रही है, बट उन सामान को अगर 200 बोरी गेहूं है या 300 बोरी गेहूं है या 400 बोरी गेहूं, तो उनको ले जाने के लिए कितने लेबर चाहिए। और जब लेबर जा रही है और डिस्टेंस बहुत दूर की है, क्योंकि फास्ट राइडिंग तो पॉसिबल नहीं थी, ना फास्ट ड्राइविंग पॉसिबल थी, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत स्लो होता था। तो इन सब चीजों को यहां से वहां तक ले जाने के लिए कितने दिन लगेंगे, और इतने दिन में जो लोग सामान लेकर जा रहे हैं उनके खाने का क्या। तो ना सिर्फ उस सामान को ले जाना था जो पहुंचाना है, बल्कि जो लोग जा रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था के लिए उनके बाकी सब सामान, स्टॉप, सब चीजें लेकर जानी थी। तो चीजों को पहुंचाना उनकी वैल्यू से भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था। तो ये सब प्रॉब्लम्स थी बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की। मैं एक बार क्विक रिवीजन करा देता हूं, फिर से समझा देता हूं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज अ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जिसमें गुड्स को गुड्स से एक्सचेंज किया जाता था। इसे डोमिनेट किया गया इसी इकोनॉमी से। इसके कुछ ड्रॉबैक्स थी, इतना आसान होने के बाद भी इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। फर्स्ट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब ये था कि दो लोग एक दूसरे से गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार होने चाहिए। द टू पर्सन्स मस्ट बी रेडी टू एक्सचेंज देयर गुड्स विद ईच अदर, एंड जो लोग गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं उनके पास वो गुड्स होनी चाहिए जिसकी दूसरे को रिक्वायरमेंट है। दूसरा, द प्रॉब्लम ऑफ या लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ एक्सचेंज। कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं था जिसे इजीली एक्सेप्ट किया जा सकता हो। प्रॉब्लम थी चीजों के प्राइस को मेजर करने की प्रॉब्लम थी कि किस कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी की कितनी वैल्यू आ सकती है। थर्ड प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम ऑफ फ्यूचर या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट आसान नहीं था, पे करने में भी प्रॉब्लम होती थी और एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम होती थी, तो डिस एग्रीमेंट का कारण हो सकता था। फोर्थ प्रॉब्लम है डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज, यानी कि स्टोर करने में प्रॉब्लम आती थी। गुड्स पेरिशेबल होती थी, लॉन्ग लाइफ नहीं होती थी, और अगर किसी तरह से उनको स्टोर भी किया जाए तो बहुत स्पेस का रिक्वायरमेंट था। और फिफ्थ था डिफिकल्टी ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
ट्रांसफर करने में, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना आता था। ट्रांसपोर्टेशन नहीं थे, कार्ट और लेबर की मदद से लोग चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना पड़ता था, जिसमें बहुत टाइम और बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ गुड्स। नाउ लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम के टाइम में आई हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। अब देखो, मनी ने इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। पहला, मनी के रहते डबल कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अब आपको जो सामान चाहिए उसके लिए आपको पैसा चाहिए और आप किसी भी व्यक्ति से वो सामान ले सकते हैं, तो आपको सर्चिंग की प्रॉब्लम नहीं है। सर्च इन टर्म्स कि आपको वो व्यक्ति ढूंढना है जो आपसे सामान ले सके और आपको दे सके, तो अब आप पैसा ले जाइए, जहां आपका सामान अवेलेबल है आप वहां पैसा दे और सामान ले लें। पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लैक ऑफ कॉमन यूनिट, मेजर करना किस कॉमोडिटी की कितने वैल्यू की, पैसे ने तो सब काम आसान कर दिया है। आज पैसे की वजह से हर कॉमोडिटी की वैल्यू हमें पता है। नेक्स्ट, फ्यूचर पेमेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। आप किसी को भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट दे, चाहे 1 साल का दें, आप उसको पेमेंट दे दें, वो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पैसा पेरिसेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लाइफ है और इजीली एक्सेप्टेबल है। कहीं डिसएग्रीमेंट का कोई चांस नहीं है। स्टोर किया जा सकता है, आप जब चाहे, जहां चाहे, जितना पैसा चाहे स्टोर कर सकते हैं इजीली। स्पेस भी कम लगेगा और टेंशन भी कम, और ट्रांसफर बहुत 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 आसान है। पैसा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना बहुत इजी है। आज तो बिल्कुल अपडेट हो गया है, आपने फटाफट क्लिक करना है और पैसा ट्रांसफर। तो ये था बार्टर सिस्टम और उसके ड्रॉबैक्स। आई होप माय डियर दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपको बार्टर सिस्टम के सारे ड्रॉबैक्स समझ में आ गए हों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।